नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और हुआ वही जो हमने कल बताया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की इससे बुरी हार इससे पहले कभी नहीं हुई। सबसे बड़ा सपना नरेंद्र मोदी का टूट गया। और शिवजी, नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा सपना था कि आज 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो मोदी को छोड़ के पहली पंक्ति में जितने बड़े दिग्गज नेता बैठते हैं वो सब के सब नजर आ रहे थे। 3 दिग्गज मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के 3 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए नजर आ रहे थे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी। प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली थी। और हालत ये हो गया कि जैसे ही लोकसभा में नजर घुमाई अमित शाह ने तो पता लगा कि उनके अपने पीछे वाले बहुत सारे गायब है, सामने तो पर्याप्त नंबर आ गया है। और उसके बाद ऐसी बौखलाहट हुई कि जैसे ही चीजें शुरू हुई, भैया बिल पेश किया, अर्जुन राम मेघवाल ने, कानून मंत्री हैं। उसके बाद एक गृह मंत्रालय का बिल था, वो गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। उस बिल पर आपत्ति जताने के लिए केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए। जैसे ही केसी वेणुगोपाल खड़े हुए, बार बार अमित शाह टोका टाकी करते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव खड़े हुए तो अमित शाह खड़े होकर टोका टाकी करते हुए नजर आए। जितने नेता खड़े हो रहे थे अमित शाह टोका टाकी करते हुए नजर आ रहे थे। मैं सिर्फ अमित शाह का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जब अमित शाह का जिक्र है तो बाकी जो मंत्री बार बार खड़े हो रहे थे, चाहे वो किरेन रिजिजू हो, चाहे वो अर्जुन राम मेघवाल हो, वो तो छोड़िए। और बीच बीच में अमित शाह ऐसी बात बोल गए जिससे बड़ी असंवैधानिक बात कुछ नहीं हो सकती। और अमित शाह जब खड़े हो जाते हैं ना सदन के अंदर तो ओम बिरला की बौखलाहट बढ़ जाती है। शिव जी, ये तमाम लोगों ने देखा है। विपक्ष भी कई बार इस चीज को कहता है। संतोष जी, आखिर क्यों? क्योंकि आपने बहुत दिन सदन की कार्यवाही कवरेज की है तो आपको अंदाज लग जाता है कि आखिर ये सब क्यों। जैसे ही मैंने देखा है अमित शाह खड़े होते हैं वैसे ही उनके चेहरे के हाव भाव ये खड़े लगने लगते हैं जैसे किसी शिक्षक कोई पढ़ा रहा हो और उसी समय प्रधानाचार्य आ गया हो। नहीं, और अमित शाह के बोलते ही वो क्यों का जवाब तो मैं आगे दूंगा, लेकिन आज क्या हुआ कि अमित शाह के खड़े होते ही ओम बिरला फिर अंपायर नहीं रह जाते, वो खिलाड़ी बन जाते हैं। आपने क्रिकेट का मैच देखा होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। सोचिए जो अंपायर खड़ा होता है उंगली दिखाने के लिए और चौका छक्का बताने के लिए, अगर वो इंडिया या पाकिस्तान किसी एक के साथ खड़ा हो जाए तो फिर क्या हालत होगी। मैंने जानबूझकर पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया क्योंकि भारत के अंपायर बहुत ज्यादा बेईमान नहीं माने जाते, पाकिस्तान के अंपायर बहुत ज्यादा बेईमान माने जाते हैं। वो पाकिस्तान के 12th खिलाड़ी कहे जाते थे मैदान पे। शिव जी, आज क्या हुआ, बड़ी विडंबना, मुझे बड़ा दुख हुआ आज देखकर। ओम बिरला क्या बोलते हुए नजर आए। एक जगह पे जब केसी वेणुगोपाल का माइक बंद हुआ तो हंसते हुए कह रहे हैं ओम बिरला राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कहा कि माइक तो खोल दीजिए इनका, तो हंसते हुए कह रहे नहीं नहीं आप ही का माइक बंद होता है, बाकी उनका माइक बंद नहीं होता है। क्यों राहुल गांधी का माइक बंद होता है? इतना डर लगता है क्या राहुल गांधी से? और ओम बिरला को डरने की क्या जरूरत है, वो तो अंपायर है ना। डरना तो खिलाड़ी को चाहिए जो सामने बैठे हो। अच्छा, दूसरी बात आ जाइए। दूसरी जगह जब समाजवादी पार्टी बार बार बोल रही थी तो एक जगह ओम बिरला ये कहते हुए सुने गए, आप महिला आरक्षण के विरोधी हैं क्या? ये कोई भाजपाई मंत्री बोलता तो चलता, लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कैसे बोलेगा किसी राजनीतिक दल को कि आप महिला आरक्षण के विरोधी है, जबकि विपक्ष का हर नेता खड़ा होकर कह रहा है कि वो महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, परिसीमन जो सरकार कर रही है उनके नापाक मंसूबों के विरोधी। उसके बाद जब ओवैसी बोलने के लिए खड़े हुए, जब मत विभाजन की मांग हुई तो कह रहे कि ओवैसी को आज बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? वो मुसलमान है इसलिए। क्या कहना चाहते थे ओम बिरला साहब? माफ कीजिएगा लेकिन बिरला साहब आज 12th मैन की भूमिका निभा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन जब मत विभाजन हो गया तो अमित शाह की आशंका सच साबित हुई। देखिए, अमित शाह के बारे में आप जो कह लीजिए, मैं ये मानता हूं कि वो बहुत ज्यादा चतुर राजनेता है। वो जैसे ही लोकसभा में घुसे ना, ऐसे ही उन्होंने सदन को देखा और उनको समझ में आ गया कि भैया गई भैंस पानी। अब बॉस ने जो काम दिया है वो तो काम नहीं हो पाएगा, मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। और इसलिए बार बार टोका टाकी हुई। यहां तक कि जब बिल पेश करने पे अपोजिशन ने डिवीजन की मांग की, शिव जी, ओम बिरला इस बात पे अड़े रहे कि अरे डिवीजन की मांग क्यों कर रहे हो, तो जब बिल चर्चा पारित होने के लिए आएगा तब तो डिवीजन होगा ही। ओम बिरला नहीं चाहते थे डिवीजन करने के लिए, लेकिन मजबूरी में उनको डिवीजन करना पड़ा। और जब डिवीजन हुआ तो पता लगा कि विपक्षी राजनीतिक दलों को जितने नंबर चाहिए इनके प्रस्ताव को गिराने के लिए, शिव जी, उससे मैं फिर से दोहरा देता हूं, उससे जो इनके पास जो नंबर ज्यादा आ गए वो बड़ा दिलचस्प है कि उससे नंबर इनके पास 4-5 ज्यादा ही आ गए।
यानी सीधे सीधे जो है वो बीजेपी पूरी तरह से हैरान, परेशान, हताश नजर आई और ये अपने आप में बता गया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी किस तरह से कामयाब हो गई। मैंने दर्शकों को ये ना सोचे कि सारी बात बता दी है, इसके अंदर की कहानी बड़ी अबूझ कहानी है। तो कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। आज मैंने शिव जी का समय थोड़ा सा ले लिया, कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। क्या कुछ हुआ पार्लियामेंट में और क्या कुछ होने वाला है पार्लियामेंट में, बिल्कुल तकनीकी पहलू के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे और ये भी बताएंगे। देखिए, झूठ वही बोलता है जिसके मन में चोर होता है, सच से वही भागता है जिसकी मंशा कुछ और होती है, छुपाता वही है जो सच बताने से डरता है। ये तमाम चीजें एक एक करके सामने रखेंगे और शिव जी हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे। माफी चाहूंगा शिव जी, थोड़ा सा ज्यादा समय मैंने ओपनिंग में ले लिया आज। नहीं, आज कई चीजें सामने आ गई। अखिलेश यादव ने पूछा, क्या जो आधी आबादी के लिए बिल ला रहे हो वो क्या मुस्लिम धर्म में नहीं है? क्या वो सिख समुदाय में नहीं है? क्या वो ईसाई समुदाय में नहीं है? क्या वो बौद्ध धर्म में नहीं है? तो जो गृह मंत्री ने कहा वो बहुत खतरनाक था। उन्होंने इस बात को ये कह के खत्म करने का प्रयास किया कि आप सारी टिकटें मुसलमान महिलाओं को दे देना। ये आप कैसे कह सकते हो? आपको अधिकार ये किसने दिया है? सिर्फ इसलिए कि हम मुसलमान को एक दल विशेष से जोड़कर वोटिंग का फायदा ले लें। एक बार फिर हिंदुओं को लगे, कितना शानदार वक्तव्य दिया अमित शाह ने, अखिलेश के मुंह पर खड़े होकर कह दिया कि दे दो सब टिकटें मुसलमानों। एक बात और दर्शकों से कहूंगा, अगर वो लोकसभा की कार्रवाई को ध्यान से देखे तो जाके देखे कि जैसे ही अमित शाह ने ये कहा कि पूरा देश देख रहा है, अखिलेश यादव चाहे तो सारे टिकट मुसलमानों को दे दे, वो बार बार जब मुसलमान शब्द पे फोकस कर रहे थे ना तो उन्होंने ऊपर देखा था। दर्शकों ने गौर नहीं किया होगा, ऊपर मीडिया गैलरी है जहां पत्रकार बैठते हैं और उसके बाद आप देख लीजिए, मतलब इन्होंने सुन लिया कि नहीं जो बात चलेगी टीवी पे। नहीं 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 नहीं, सुन तो लिया था पत्रकार, क्योंकि मैंने भी कवर किया, सुन तो हम सब लेते हैं। उसका मतलब ये था कि इसको हाइप करना है। अब पत्रकार तो वहां बैठे रहे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अंदर पत्रकारों को मोबाइल नहीं अलाउ होता है, क्योंकि पत्रकार को पूरा कवर करना था भाई कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। पत्रकार छोड़िए, ऑफिस में बैठे हुए संपादकों ने संदेशा समझ लिया और तमाम टीवी चैनल पे मुसलमानों वाली हेडलाइन चल रही और तमाम वेबसाइट पे मुसलमानों वाली खबर चल रही। पत्रकार बहुत ज्यादा रेंगते नहीं है, लेकिन संपादक तो बिल्कुल लेट जाते। मैं दर्शकों से कहूंगा जाकर देखिए उस समय अमित शाह ने कैसे ऊपर मैं तो बाकायदा खुलेआम आपके चैनल पर एक बात कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को मुसलमान भी लताड़ लगा रहे हैं कि आप खुल के हमारे साथ नहीं आ रहे हो, आप हमारे किसी भी वक्तव्य पर खुल के बात नहीं कह रहे हो। इधर अमित शाह कह रहे हैं कि आप टिकट दे दो। आखिर ऐसे व्यक्ति को, विपक्ष का कोई आदमी आपने देखा होगा, इतने काम हो गए, इतने बुलडोजर चल गए, अयोध्या पर थोड़े से बोले तो अखिलेश भी लपेट लिए गए। सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि मोइन खान का डीएनए करा दो, डीएनए में बाकायदा फ्री छूट गए। अब कोई भाजपा का नेता, कोई टीवी चैनल का एंकर, कोई टीवी चैनल का संपादक ये कह रहा है कि मोइन खान की जो धज्जियां हमने उड़ाई, उनकी जो सामाजिक बेइज्जती की, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्या किसी ने एक लाइन चलाई? क्या अदालत ने ये निर्देश दिया कि मोइन खान का फोटो लगाकर मोइन खान के बच्चों, परिवार के सब कुछ इमेज धत्ता बता दी, बर्बाद कर दी, तो अब उसको लेकर कोई माफी मांगेगा? नहीं। क्या इस देश के मुसलमान वोटर नहीं है? क्योंकि यह बिल लाने का प्रकरण ही इतना है कि बंगाल में संदेश चला जाए। कल आपने एक कुछ सेकंड का, 1 मिनट का एक वीडियो शुभेंदु अधिकारी का शाम का वायरल हुआ है, जिसमें वो एक मोहल्ले से निकलते हैं, वहां टीएमसी समर्थक उनके सामने अड़ के खड़े हो जाते हैं। एक बात और है शिव जी, सुनिए, ये जो मुसलमान की बात कर रहे थे तो लोकसभा में मौका नहीं मिलता। इनका जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो तो मोदी की सौगातें पहुंचा रहा था मुसलमानों के घर पे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हुए नजर आ रहे थे और ये दावा करते कि इनकी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को होता है। आपको याद है यूपी में, शायद यूपी या किस राज्य में हुआ था, बीजेपी के एक नेता ने ईदी तो मुसलमानों के घर आज तक कांग्रेस और सपा ने नहीं भेजी, जो
भाजपा ने भेजी, भाजपाइयों ने भेजी है। और भाजपा एहसान जता रहे थे, भाजपा एहसान कि हमारा अनाज लेते और हमें वोट नहीं देते, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था हम नहीं करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, अगर ऐसा ही ये देश चलता रहा और भारतीय जनता पार्टी अगले 15-20 सालों तक देश के बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं को इसी तरह से बेवकूफ बनाने में कामयाब होती रही, तो यही भाजपा संविधान संशोधन करके आपको मुसलमानों को आरक्षण देती हुई नजर आएगी, जब हिंदुओं के सामने इनकी पोल खुल जाएगी। ये मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। आज से 7-8 साल पहले जब मैं आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं को कहा करता था कि क्या करने जा रहे हैं आप, वो चौंक जाते थे। आज उन्होंने यही किया। अयोध्या के राम मंदिर में कौन सा दिया लगाया उन्होंने, कौन सी ज्योति लगाई उन्होंने, प्लास्टिक वाली ज्योति लगाई। आप ये समझिए कि अखंड ज्योत जलाने के लिए इनके पास लोग नहीं है, करोड़ों रुपए का चंदा आ रहा है, पता नहीं इससे भी ज्यादा आ रहा है, शायद मैं गिन भी ना पाऊं कितने जीरो लगे हैं, लेकिन अखंड ज्योत जलाने के लिए इनके पास, हमारे आपके घर में अगर हम 10 दिन का नवरात्रि का व्रत करते हैं शिव जी, अखंड ज्योत जलाते हैं, एक आदमी की ड्यूटी होती है कि ज्योत वो बुझने ना पाए, वहां इतना बड़ा तामझाम और आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते। अब मुद्दे पे आ जाइए, ये जो बार बार मुसलमान कह रहे हैं, मुसलमानों को लुभाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। किसने भेजा था? मुसलमान नेता को राज्यसभा कौन भेजता है, मंत्री कौन बनाता है? टोकनिज्म के जरिए। अब वो टोकनिज्म की जरूरत नहीं है, आप इस बिल को महिलाओं को लुभाने के लिए लाए हैं। अमित शाह को एक मौका मिल गया हिंदू मुसलमान करने का, उसने उन्होंने उठा लिया। अब वो धर्मेंद्र यादव की समझदारी छोड़ दीजिए, धर्मेंद्र यादव की समझदारी हम क्या कहें, कई बार अपोजिशन खुद ही सेल्फ गोल करता हुआ नजर आता है। लेकिन जब ये बिल पेश होने की नौबत आई, वोटिंग की नौबत आई, देखिए मैं दर्शकों को कहूंगा तकनीकी पहलू समझिए। जब ये मतदान के लिए वोट आएगा तो 2/3 सांसद की जरूरत पड़ेगी। अब 2/3 सांसद लोकसभा में 543 सांसद में 2/3 का मतलब कितनी जरूरत है शिव जी? 362। 362 सांसद की जरूरत है सरकार को, और अब 362 अगर 543 में से हटा दीजिए तो बचते हैं 181। लेकिन जब इस बिल को पेश करने के समय विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की, डिवीजन की मांग की, स्पीकर नहीं चाहते थे, सरकार नहीं चाहती थी, डिवीजन हुआ और वहीं बीजेपी फ्लॉप हो गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कानून लोकसभा में पेश करने के पक्ष में सिर्फ 251 सांसदों ने वोट किया शिव जी। जरूरत कितनी थी? 362 आगे पास करवाने के लिए। अभी तो पेश हो गया, पास करवाने के लिए 362 चाहिए, अब तक तो सिर्फ 251 जुटा पाए हैं। और विपक्ष को इस बिल को, मतलब अगर आप हटा दे 362, तो विपक्ष को इस बिल को रोकने के लिए बचते 181 है, 182 सांसद चाहिए, लेकिन विपक्ष के पास 185 सांसद थे, 3 वोट ज्यादा थे। यानी इस आंकड़े ने ये बता दिया कि आप 2 दिन चर्चा करवाइए, 3 दिन चर्चा करवाइए, 4 दिन चर्चा करवाइए, आधी रात तक चर्चा करवाइए, लेकिन सरकार के पास इस विधेयक को संसद में पारित करवाने के लिए 2/3 सांसदों की संख्या नहीं है। मैंने कल ही कहा था कि 69 लोकसभा, 22 राज्यसभा, ये 91 यानी 91 सांसदों का जुगाड़ अमित शाह नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी का सपना टूटने जा रहा है। आज इस 251 बनाम 185 ने इस बात को सही साबित कर दिया। दूसरी बात, मैं क्यों कह रहा हूं कि सरकार सच छुपाने की कोशिश करती है, आप जरा देखिए, हर जगह खबर छप रही है 815, 850, 815, 850, लेकिन आप सरकार की तरफ से क्या बताया जा रहा है? सरकार सीधे सीधे आकर सच क्यों नहीं बता रही है? सरकार हमारे सामने सच क्यों नहीं रख रही है? इन चीजों को जानना जो है वो बहुत जरूरी है। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री जब सदन में ये चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भैया इससे जो है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, उन्होंने कहा कि लोकसभा सदस्यों की संख्या समान रूप से 50% बढ़ जाएगी, कुल सीटें बढ़कर 815 हो जाएगी। हमें तो 850 बताया जा रहा था, सरकार ने कोई बताया तो नहीं है। अब इसमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। अब कोई कह रहा है 815 हो जाएगी, कोई कह रहा है 850 हो जाएगी, और इसके जरिए ये पूरा का पूरा प्रावधान, पूरे के पूरे तथ्य जो है वो सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहे। गौरव गोगोई ने सवाल उठाया कि भैया ये 850 का आंकड़ा कहां से आया, नागपुर से आया या कहां से आया? परिसीमन को लेकर एक परिसीमन आयोग बनेगा। अब उस आयोग ने कैसे काम किया, वो गौरव गोगोई ने कहा कि आप असम में जाकर देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर में जाकर देख लीजिए। असम में एक लोकसभा में 14 लाख मतदाता है, दूसरी लोकसभा में 26 लाख मतदाता है। और जो परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा उसमें सिर्फ जी, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की भी भूमिका होगी, उनका भी एक प्रतिनिधि होगा। अब मुख्य चुनाव आयुक्त पर कौन कितना भरोसा कर सकता है? उसमें सरकार द्वारा नियुक्त किया गया जज शायद रिटायर्ड जज होंगे, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके कोई प्रतिनिधि होंगे। सभी राज्यों के चुनाव
अधिकारी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। जैसे मान लीजिए यूपी का होना है तो उसमें यूपी वाले होंगे, बिहार का होना है तो बिहार वाले होंगे। उसके बाद कुछ लोग उस राज्य संबंधित से कुछ लोकसभा के सांसद होंगे जो ओम बिरला तैनात करेंगे, और कुछ राज्यों की विधानसभा के सदस्य होंगे जो उस राज्यों की विधानसभा के सदस्य तय करेंगे। अब सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला बता देता हूँ। भैया कोई रिटायर्ड जज, जहां तक मेरी जानकारी है, बन गया। अब उसमें कुछ लोकसभा के सदस्य होंगे, वो ओम बिरला तय करेंगे कौन होंगे। यूपी विधानसभा के सदस्य होंगे तो बहाना साहब तय करेंगे कौन होंगे वो। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के के प्रतिनिधि होंगे, वो कौन होंगे। तो कुल मिलाकर बहुमत किसका है? आप अपोजिशन करते रहिए, एक दो विपक्षी सांसद डाल दिए जाएंगे, एक दो विपक्षी विधायक डाल दिए जाएंगे, हो हल्ला करते रहिए, होगा वही जो बहुमत कहेगा। तो फिर परिसीमन होगा कैसे? और इसी बात को विपक्षी राजनीतिक दलों ने साबित करने की कोशिश की। अब पक्ष और विपक्ष भूल जाते हैं। इस देश के संविधान में एक प्रावधान है सोचिए, जिसका पालन प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने भी किया था और जिसका पालन प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था। कितनी सीटें बढ़नी चाहिए, कितना प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, ये आपको तभी पता लगेगा ना जब आपको पता लगेगा कि भैया आबादी कितनी बढ़ी है, तभी तो आप कर पाओगे ना। तो संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कि जब भी सीट बढ़ाने की नौबत आएगी तो उससे पहले जनगणना करवाई जाएगी। जनगणना से पता लग जाएगा कि कितने हैं। मान लीजिए कि भैया एक लोकसभा में 20 लाख जैसे भी हुआ और एक लोकसभा में 35 लाख है, तो दोनों में से कुछ काट छाट करके किया जाएगा कि दोनों में जनसंख्या लगभग लगभग बराबर है। इससे छूट सिर्फ छोटे राज्यों को दी गई है, जैसे गोवा है, मणिपुर है, मिजोरम है, वो छोटे छोटे राज्य हैं। अगर हम यूपी से उनकी तुलना करें तो फिर एक लोकसभा भी नहीं मिलेगा उनको। लेकिन संविधान ने उनको छूट दी है कि कम से कम एक या दो जो अलग अलग मापदंड है उतनी सांसद तो आएंगे आएंगे। अब जैसे अमेरिका में भी, अमेरिका में बड़े स्टेट है, अमेरिका में छोटे स्टेट भी है। जो निम्न सदन है उनका, उसमें तो आबादी के आधार पर होता है, लेकिन जो उच्च सदन सीनेट है उनका, उसमें चाहे बड़ा राज्य हो चाहे छोटा राज्य हो, हर राज्य से 2 ही सांसद चुनकर जाते हैं। ये लोकतांत्रिक एक ढांचा होता है। भैया देश के किसी भी राज्य को, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, गोवा हो, केरल हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, असम हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, नागालैंड हो, किसी भी राज्य को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये तमाम सुरक्षा दी गई। अब आप कानून को बदल रहे हो, आप कह रहे हो जनगणना की जरूरत नहीं है, हम जनगणना भी नहीं करेंगे लेकिन परिसीमन कर देंगे 211 की जनसंख्या, 2011 की जनगणना के आधार। मैं तो भक्तों से कहूंगा भैया अपनी आंखें अब तो खोल लो, सरकार करने क्या जा रही है, और इसका असर तो शिव कुमार मिश्रा, संतोष पाठक के बाद में पड़ेगा। शिव जी भाई, जो सरकार के साथ नहीं है वो तो सरकार के साथ नहीं है। मैं भी सरकार के साथ में, किसी भी सरकार के साथ नहीं है। कल को अगर कोई और सरकार भी बन जाएगी तो संतोष पाठक और शिव कुमार मिश्रा हमेशा सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा असर किसको पड़ेगा? भाजपाइयों को पड़ेगा। अब तो दरी बिछाने के लिए बिहार में छोड़ ही दिया है बीजेपी ने उनको, बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं को। उनपे सबसे ज्यादा, जब वो जीत हार में वो शामिल ही नहीं होंगे तो उनकी अपनी पार्टी उनकी नहीं सुनेगी। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि न उनको कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी, न उनको मंडल अध्यक्ष, न बूथ अध्यक्ष, न जिला अध्यक्ष, न मंडल प्रभारी, न जिला प्रभारी, न मंडल मीडिया प्रभारी, न जिला मीडिया प्रभारी, न राज्य मीडिया प्रभारी, जो सो कॉल बड़े बड़े बोर्ड लगा के गाड़ियों में लगा के चलते, उनको किसी भाजपाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10-12 लोग बैठ के उस तरह से परिसीमन कर देंगे कि बम 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 हो जाएगा और वो फिर से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने हुए नजर आएंगे। ये सवाल इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर है। ये बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि बिना आबादी को गिने हुए आप किस तरह से परिसीमन कर सकते हो। महिलाओं को अधिकार देना चाहिए, करो लोकसभा 543 है, 2/3 आरक्षित करो, निकाल दो लॉटरी। हो सकता है उसमें वाराणसी भी आ जाए, हो सकता है उसमें रायबरेली भी आ जाए, महिला आरक्षित हो जाए, हो सकता है उसमें कन्नौज भी महिला आरक्षित हो जाए। लॉटरी रखो और लॉटरी निकाल दो पारदर्शी तरीके से, और भंग करो लोकसभा और चले जाओ, जीत कर आओ और उसके बाद फिर लेकर आओ कि हाँ हमें बहुमत इसलिए मिला है कि हम इस देश के संविधान को पूरी तरह से बदल देंगे, और उसके बाद अपना कार्रवाई करते रहो आप लोग। संतोष जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि बात सुनी क्यों नहीं जाती। अगर आप संसद सत्र बुला रहे हो तो सत्र बुलाने का मतलब क्या है? जैसे अखिलेश यादव बोल रहे थे तो गृह मंत्री हर बात पर खड़े हो रहे थे। कम से कम एक व्यक्ति की बात तो सुन लीजिए। और जब अखिलेश खड़े हो रहे थे तो लोकसभा अध्यक्ष कह रहे थे बैठ जाइए, अभी डिबेट का वक्त नहीं है, हम डिबेट का मौका सबको देंगे। और गृह मंत्री जब जवाब दे रहे थे तो वो कह रहे थे सुन लीजिए गृह मंत्री जी की। ये कौन सा तरीका है? मैं इसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा आपसे।
इस देश की लोकसभा में 2019 के बाद, मैं बड़ा जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, लोकसभा स्पीकर के बात की वैल्यू रही नहीं। जब विपक्ष कोई मुद्दा उठाता है तो स्पीकर कहते हैं कि हम सब पर बोलने का मौका देंगे, लेकिन जिस पर विपक्ष चाहता है उस पर चर्चा होती नहीं है। सिर्फ 2-4% हो गई हो तो हो गई हो। अब सरकार कहते हैं कि हम सबको बोलने का मौका देंगे, भरपूर मौका मिलेगा। मैंने तो हमेशा मौका दिया है, लेकिन राहुल गांधी का माइक तो शायद पिछली लोकसभा में ही बंद कर दिया गया था, उनको बोलने तो नहीं दिया गया था। अब विपक्ष के नेता क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, ये स्पीकर तय करेंगे या रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तय करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। गृह मंत्री के खड़े होते ही एकदम से रिचार्ज कैसे हो जाते हैं लोकसभा स्पीकर साहब, और मैं सब पर बोलने का मौका दूंगा, सबको बोलने का मौका दूंगा, ये सब पर और सबको, ये कभी आता नहीं। आमतौर पर लोकसभा स्पीकर के वजन में, बातों में एक वजन होता है, एक गरिमा होती है, और मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता। बिरला साहब ऐसे मुझे बहुत मानते हैं, बहुत लंबा पुराना रिश्ता रहा है, जब एक सांसद के तौर पर जीत कर आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा के कस्टोडियन है, बीजेपी के सांसद नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि अगली बार टिकट उनको बीजेपी से ही लेना पड़ेगा फिर से चुनाव लड़ने के लिए। दुनिया के कई देशों में ये व्यवस्था होती है, शिव जी की जो स्पीकर होता है वो अगली बार निर्विरोध सांसद चुना जाता है। लेकिन ठीक है, अब उस पर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन यहां पर जो तमाम नेता है, अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं, अखिलेश यादव अपनी बातों को साफ साफ रख रहे हैं, हमारा तो कंसर्न सिर्फ एक ही है, महिला आरक्षण पे कौन साथ है कौन नहीं, ये बात नहीं। कंसर्न सिर्फ एक ही होना चाहिए कि भैया जब आपको पता नहीं है कि आज की तारीख में यानी 2026 में आबादी कितनी है, तो फिर आप 15 साल पहले के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन क्यों करना चाहते हैं? दूसरा सवाल यह है, आज अमित शाह ने खड़े होकर कहा उनके अपोजिशन में किसी को बोलने का मौका नहीं दिया, धर्मेंद्र यादव कुछ बोल रहे थे, उनका स्पीकर ऑन, माइक ऑन नहीं था, कि जनगणना शुरू हो गई। 2021 की जनगणना 2026 में शुरू कर रहे हैं आप, ये जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी। हर 10 साल में जनगणना होती है, आप नहीं करवा पाए। आपको पता था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो संविधान में संशोधन हुआ था, ये आपको पता था कि 2026 में परिसीमन होना है। चलिए ठीक है, कोरोना का काल आ गया, उसके बाद 2023 में करवा लेते जनगणना, या 2024-25 में करवा लेते जनगणना। दरअसल सरकार जनगणना इसलिए नहीं करवाना चाहती है क्योंकि जनगणना करवाने के बाद कई तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ गए। सरकार ने ओबीसी को भी छलावे में रखा हुआ है, सरकार ने अगड़ी जातियों को भी छलावे में रखा हुआ है, और दलितों को देने के लिए सरकार के पिटारे में कुछ है नहीं। जिस दिन ये जातीय जनगणना हो जाएगी, अभी 2 फेज में करने की बात कर रहे हैं, काहे 2 फेज में करवा रहे हैं? एक बार जाएगा, एक ही बार सारा सवाल पूछ लो ना। आज अमित शाह ने कहा कि घर की कोई जाति नहीं होती, तो पहले हम घर का करेंगे, फिर आदमियों का करेंगे, काहे डबल डबल खर्चा करवा रहे हो भाई? एक बार जो आदमी जा रहा है शिव जी, वो घर का कॉलम भरेगा ही भरेगा, 10 सवाल और ज्यादा पूछ लेगा तो घर के भी कॉलम, आदमी के भी कॉलम भर जाएंगे। यही तो पूछना है, कितने मेंबर हैं, कौन कौन है, क्या धर्म है, क्या जाति है, क्लियर कट इस देश को बता दीजिए। लेकिन जिस दिन आप बता देंगे उस दिन जाति की राजनीति खत्म हो जाएगी। फिर प्रधानमंत्री ये कहने के लायक नहीं रहेंगे कि मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, क्योंकि उसका राजनीतिक फायदा उनको नजर नहीं आएगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, और लोग कहेंगे कि शिव कुमार मिश्रा, संतोष पाठक हम लोगों का सरनेम है। कई लोग कहते हैं कि भैया ब्राह्मणों को जाति जनगणना पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं तो ठोक के बोलता हूं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, पता चलना चाहिए इस देश में कितनी जाति के कितने लोग हैं। और जो लोग भी कहते हैं कि नहीं जाति में समाज को मत बांटो, तो जाति में बांट दिया इस देश के प्रधानमंत्री ने। जो सदन के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, सदन के बाहर चुनावी मंचों पर कहते हैं मैं पिछड़ा हूं, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जाति नहीं बताई थी। तो हो जाने दीजिए ना, एक बार आप पर हो जाने दीजिए जाति जनगणना, सच सामने आने दीजिए। लेकिन वो सच सामने आने देना नहीं। और ऐसी क्या जल्दबाजी है, मैं फिर कह रहा हूं, जिस चीज को आप 2034-35 तक ले जाना चाहते थे, उसको अचानक 2029 में क्यों लाना चाह रहे हैं? और आप ये कह रहे हैं कि जनगणना अभी संभव नहीं है। अरे ज्ञानेश कुमार जैसे टैलेंटेड आदमी इनके पास है, दे दीजिए उनको टास्क। पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म होता है, उसके बाद अगर पता नहीं रिटायरमेंट की डेट कितनी है, एक स्पेशल आयोग बना दीजिए, दे दीजिए 2 महीने में टास्क को, पूरी जाति जनगणना आपको कर देंगे दिल्ली बैठे बैठे। इस देश में जनगणना में कितना समय लगेगा? टेक्नोलॉजी के युग में सरकार बता रही है कितना समय लगेगा। अरे 6 महीने में आप कर लो, और उसके बाद संसद का एक विशेष सत्र बुलाओ और कहो ये रही जाति जनगणना, इस जाति के इतने लोग हैं, हम महिला आरक्षण कर रहे हैं, और जो संविधान में जो बाबा साहब ने दिया था उसके आधार पर हम इस महिला आरक्षण में भी इस जाति की महिलाओं के लिए इतना आरक्षण कर रहे। धर्म के आधार पर मत करो, धर्म के आधार पर होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास आंकड़े तो हो।
आपको पता तो हो कि कितने लोग हैं इस देश में, वो आपको पता नहीं है। और फिर आप टेक्नोलॉजी करोगे, चूंकि आपके पास नंबर है, आप संविधान संशोधन के जरिए उसको साबित करने की कोशिश करेंगे। और इस बार आपके पास 2/3 नहीं है, तो आप जनता में जाकर विपक्षी दलों को महिला विरोधी साबित करने की कोशिश करते नजर आएंगे। ये एक नैरेटिव की लड़ाई शुरू हो गई है, और इस नैरेटिव की लड़ाई में इस देश के तमाम टीवी चैनल के मालिकों को, दूरदर्शन समेत, एक एंकर बड़े पॉपुलर हो रहे हैं दूरदर्शन के, सबको हंगरी के नए नए चुनाव जीते हुए व्यक्ति का इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। सत्ता में कोई स्थायी परमानेंट नहीं होता है। नेहरू जी भी थे, इंदिरा जी भी थी, राजीव गांधी भी थे। आज उन्हीं नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को सदन के अंदर खड़े होके भाजपाई क्या क्या नहीं कहते शिव जी, वक्त क्या और क्या नहीं हालात, कहते। वक्त और ये हालात का वक्त और बदलना हालात की बात तो। होती है। 10 साल बाद नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाएगा सदन के अंदर। तो आप सत्ता में परमानेंट बैठने के लिए नहीं आए। आप भले ही सोचे कि मैं 25 साल आगे की सोच रहा हूं, लेकिन कोई भी सत्ता में स्थायी नहीं होता। तो कम से कम संविधान के मूल स्वरूप को तो मत बदलो, सिर्फ चुनावी फायदे। चलिए अब देखते हैं, दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि आखिर आज मोदी सरकार को सदन में बड़ा झटका लगा है, अपनी मनमानी नहीं कर पाए। अब देखते हैं इस मनमानी का जमीन पर कब असर दिखेगा। दर्शकों से हमें उम्मीद है, हमें जरूर कमेंट में बताएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। नमस्कार।